नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जंग लगातार जारी है। 9वें दिन भी अमेरिका ने हमला किया और किस तरह का जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है वो सेंटकॉम का जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, उसका ये ट्वीट बताता है। इस ट्वीट में कहा गया है कि 3 लोग मारे गए हैं, 2 लोग जॉर्डन पर मारे गए हैं। यानी जॉर्डन पर जो हमला हुआ था, ईरान ने जो जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हमला किया था, उसमें 2 अमेरिकी मारे गए हैं और इराक में जो हमला किया था अमेरिकी बेस पर, उसमें 1 अमेरिकी सैनिक मारा गया है। इसके अलावा कई सैनिकों के घायल होने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक और सैनिक गायब है जिसकी कहीं कोई खबर नहीं मिल रही है। यानी सीधी सी बात है कि कल तक जो ये दावे किए जा रहे थे कि जितने हमले ईरान कर रहा है वो सारे हमले इंटरसेप्ट कर लिए जा रहे हैं, उन दावों में कहीं कोई दम नहीं है। अगर वो जमीन पर नहीं पहुंची होती मिसाइलें तो ये सैनिक कैसे मारे गए होते। आप एक बार माल की खबर छुपा सकते हैं, लेकिन जान की खबर छुपाना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात जो ईरान लगातार कह रहा है, जॉर्डन के लोगों के लिए जो उसने लेटर जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप तो हमारे भाई हैं, हमारी दुश्मनी अमेरिका से है। चूंकि आपकी सरकार, आपकी हुकूमत अमेरिकन बेसिस अपने यहां बनवाती है, अमेरिका को यह सहूलियत मुहैया कराती है कि हमारे ऊपर हमला कर सके, इसलिए हम अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। यह भी बात सही साबित हुई क्योंकि इतने हमले हुए, यूएई में हमला हुआ, बहरीन में हमला हुआ, जॉर्डन में हमला हुआ, कुवैत पर हमला हुआ, लेकिन किसी हमले में भी एक भी शहरी के मारे जाने की खबर नहीं है, एक भी अरब नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है। जो नुकसान हुआ है, जो लोग मारे गए हैं, वो सब अमेरिका के सैनिक थे, यानी उस मुल्क के सैनिक जो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। ट्रंप का एक बयान आया था और उस बयान में वो कह रहा था कि ईरान की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। कह रहा था कि हमारा जिनसे मुकाबला है वो हाईली प्रोफेशनल आर्मी है। और साथ में इजराइल के अखबारों में खबर छपती है जिसमें कहा गया कि ईरान की जो आर्मी है वो हाईली ऑफिशियल आर्मी है। कल तक जो इनको लगता था कि मुल्लों की फौज है 2 दिन में खत्म कर देंगे, कल तक जो ट्रंप ये दावे कर रहा था कि ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मटिया मेट कर देंगे, जमींदोज कर देंगे, अब ये कह रहा है कि ईरान की सेना बहुत मजबूत है। ये तो 12 रोजा जंग में भी साफ हो गया था और 40 रोजा जंग में भी साफ हो गया था कि ईरान को ऐसे हराना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने सुपारी ली है अरब मुल्कों को पूरी तरह से खत्म करने की। पहले भी एक बार मैंने ये एनालिसिस आपके सामने करके दी है कि इजराइल बड़ा खुश होगा। इजराइल का तो प्लान ही यही है कि ये लड़ाई चलती रहे, अरब मुल्कों के ऊपर लगातार हमला होता रहे, अरब मुल्क तबाह बर्बाद होते रहे और जब ये जंग खत्म हो तो अरब मुल्क इस हालत में ना हो कि इजराइल का मुकाबला कर सके। इजराइल की ओर से धमकियां बहुत आ रही हैं कि अगर ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम भी पलट के हमला करेंगे। अरे भैया, जब ईरान तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो उसको यह मालूम है कि तुम भी पलट के अटैक करोगे, यानी वो कायदे से तैयारी करने के बाद हमला करेगा। वो ये जानते हुए हमला करेगा कि तुम पलट के अटैक करोगे। और जब तुम्हारे बाप अमेरिका के हमले लगातार वहां पर हो ही रहे हैं तो तुम्हारे भी हमले हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल उसने उन्हीं जगहों पर अटैक किया है जिन बेसिस से अमेरिका के ऊपर हमले हो रहे हैं। बाकायदा वीडियो आए हैं कि जॉर्डन और बाकी मुल्कों से कैसे ईरान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो पलट के हमले होने ही हैं और असर भी दिखने लगा है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यूएई से यह खबर आई थी कि जिस यूएई में नौकरियों की भरमार थी, जो जाए उसको नौकरी मिल जाती थी, वहां पर ले ऑफ हो रहे हैं, कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही हैं। सीधी सी बात है कि पूरी इकॉनमी पर लंबा असर पड़ा है और इसका असर सारी दुनिया में भी पड़ा है। इसीलिए एक सलाह लेकर आया हूं, 1 मिनट की सलाह सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एक तरफ पॉलिटिकल वार और दूसरी तरफ ग्लोबल वार इश्यूज और इनकी वजह से इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स हिल रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं। एक इंफॉर्मेशन वार छिड़ी हुई है और इसमें जीत उसी की होगी जिसके पास सही हथियार होगा। और एआई की दुनिया में आज एक नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, क्लाउड। जॉब करते हैं क्लाउड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वह आउटपुट दे रहे हैं जो पहले पूरी टीम देती थी। फ्रीलांसर हैं जो पहले हफ्ते में डिलीवर होता था, अब 1 दिन में, और क्लाइंट्स स्पीड के साथ क्वालिटी से भी खुश। फाउंडर हैं
क्लाउड पूरी टीम का काम कर सकता है। कास्ट कम, स्पीड ज्यादा, मार्जिन्स बेटर। ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, ये अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल जानता है, अमेजन जानता है और इसीलिए बिलियंस लगाते हैं। अब आपका जानना जरूरी है और आप पीछे ना रह जाओ, इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं कंप्लीट क्लाउड लाइव ट्रेनिंग। इस सैटरडे और संडे वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सीरियसली आगे जाना चाहते हैं वे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सीखोगे क्लाउड से घंटों के रिसर्च मिनट्स में करना, बिना एक लाइन कोड के टूल्स और डैशबोर्ड्स बनाना, प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स खुद से तैयार करना और क्लाउड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनाना। और स्किल ने इस ट्रेनिंग को आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाकर साइन अप कीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन वार में जो पहले जानता है वही जीत जाता है। तो लौटते हैं खबरों की तरफ। 9वें दिन जो अमेरिका ने हमले किए उनको थोड़ा समझना जरूरी है। उनको आप समझेंगे तो देखेंगे कि एक बार फिर केवल और केवल मिलिट्री ठिकानों पर हमले हुए हैं। अमेरिकन सेंट्रल कमांड का जो ट्वीट भी आया वो बताता है कि ईरान का जो आर्मी कमांड सेंटर है, एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर हमले हुए, जिसमें तबरिज में मिसाइल फील्ड में आग भड़कने की खबर है और इसके अलावा भी इस तरह के ही नुकसान हुए हैं। लेकिन जो ईरान के सैलिनेशन डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले हो रहे थे, सिविलियन जो जगहें थी, शहरी जगहों पर हमले हो रहे थे, 9वें दिन वो हमले नहीं हुए। क्यों नहीं हुए हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान के जो जवाब आए थे उनसे अमेरिका के समझ में आ गया कि अगर हम सिविलियन इलाकों पर हमला करेंगे तो ईरान भी लगातार सिविलियन इलाकों पर हमला करेगा। मैंने आपको बताया था, शनिवार का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बहुत साफ बताया था कि ईरान ने कहा है, ईरान के अंदर से कई ऐसे बयान आए हैं कि अगला नंबर ट्रंप की जो अपनी संपत्ति है वो होगा। ट्रंप की बाकी संपत्ति तो अमेरिका में होगी, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके होटल्स हैं और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो सीधे सीधे ट्रंप से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति तो वो बाद में बना है, बेसिकली तो वो बिजनेसमैन है। तो ईरान की यह धमकी लगता है काम कर गई, क्योंकि 9वें दिन ईरान के न तो किसी पुल पर हमला किया गया और ना ही इस तरह की दूसरी जगहों पर हमला किया गया। और जिन पुलों वगैरह पर हमला किया गया था, जिस वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह पर हमला किया गया था, कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर ईरान ने उनकी मरम्मत कर ली और उनको दोबारा चालू कर लिया। लेकिन ईरान ने जो हमला किया था कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पर, वहां अभी भी काम शुरू नहीं हो सका है। जबरदस्त आग लगी थी और आप यह समझ लीजिए कि ज्यादातर अरब कंट्रीज समंदर का जो पानी आता है उसको डीसैलिनेट करके इस्तेमाल करती हैं। 70-80% जो पानी की जरूरत होती है वो इन्हीं प्लांट से पूरी होती है। तो अगर इन प्लांट्स के ऊपर हमला होता है, अगर इन प्लांट्स को नुकसान होता है, तो इन मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो पलट कर भी ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें जॉर्डन, कुवैत, ओमान और बाकी सब मुल्कों में जो अमेरिका के आर्मी ठिकाने हैं उन पर भारी हमला किया है। इस बार के हमलों में फर्क यह है कि ओमान में भी अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछली बार की जंग में शुरुआत में ओमान के कुछ ठिकानों पर हमले हुए थे, लेकिन उसके बाद ये हमले रोक दिए गए थे। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि ओमान पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं। पूरी प्लानिंग ये हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कि ईरान के पास का जो इलाका है वहां से तो नहीं निकलेंगे, लेकिन ओमान के पास का जो इलाका है, ऐसा लगता है कि ओमान राजी हो गया था इस बात के लिए कि ठीक है हुजूर, यहां से आप निकाल लीजिए। ओमान के ऊपर प्रेशर बहुत था तो ओमान झुक गया होगा। तो ओमान से लगा हुआ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है वहां से जहाज निकालने की कोशिशें हो रही थी। अब उन जहाजों को निकलने तो खैर नहीं दिया ईरान ने। कभी 2 जहाज निकल रही है, कभी 4 जहाज निकल रही है, जहाजें तो नहीं निकल रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। लेकिन ईरान ने यह तय किया कि उन चीजों को नुकसान पहुंचाना बहुत जरूरी है जिनके भरोसे अमेरिका यहां से जहाज निकालने के बारे में सोच रहा है। वो कौन सी चीजें होंगी? वो रडार होंगे, अमेरिकन बेसेस होंगे, अमेरिकन हथियार होंगे, अमेरिकन मिसाइल सेंटर्स होंगे, अमेरिकन एयर डिफेंस होगा, जिसके सहायता से, जिसकी हेल्प से वहां से जहाजों को निकालने का ख्वाब देखा जा रहा था। अगर उनको नष्ट कर दिया जाए, अगर उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, तो वहां से जहाज निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा।
अमेरिका उन जहाजों को वो सपोर्ट, वो सिक्योरिटी, वो हिफाजत दे ही नहीं पाएगा कि जहाज वहां से निकल पाए। और ईरान ने बिल्कुल इसी पॉलिसी पर खेला है और उस इलाके में जबरदस्त हमला किया है, जिससे अमेरिका का डिफेंस डिस्टर्ब हुआ है। जो जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ओमान के पास से निकलना चाहें, उनको अमेरिका उस तरह का डिफेंस नहीं दे पाएगा जिस तरह के डिफेंस की जरूरत है। और इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां जो हैं वो अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर रही हैं, या तो अल्टरनेट रास्तों से कई 100 किलोमीटर घूम कर जा रही हैं, कई नॉटिकल माइल्स घूम कर जा रही हैं, और या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं जा रही। इसके अलावा ईरान ने, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसके पास तो एयर डिफेंस है ही नहीं, लगातार एयर डिफेंस का मुजाहिरा किया है। खुजस्तान का बताया जा रहा है कि खुजस्तान के अहवाज में अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन जो है वो घुसने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी किया है कि कैसे करोड़ों रुपए के इस MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने मारकर गिरा दिया। इसके अलावा आप देखिए, कुवैत के अली अल सालेम एयर बेस पर जो अमेरिकी आर्मी फैसिलिटीज हैं उनको निशाना बनाया गया और इसमें अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम खत्म कर दिया गया। जैसे पिछली बार अमेरिका की आंखों में मिर्ची झोंक दी गई थी, रडार सिस्टम खत्म कर दिए गए थे, मिसाइल लॉन्चर्स खत्म किए गए थे, एयर डिफेंस को खत्म किया गया था, ठीक वैसे ही ईरान इस बार भी कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इस तरह के मुल्कों में जिनका इस्तेमाल अमेरिका करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, इन सारे मुल्कों में लगातार अमेरिका के आंख और उसके कान और उसके हाथ को निशाना बना रही है। अब बीच में खबर चलाई गई कि जो इतने सटीक निशाने लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि चाइना सारी जानकारी दे रहा है, सैटेलाइट की जानकारी दे रहा है कि अमेरिका के एयर बेसेज कहां कहां हैं, कैसे कैसे उनकी क्या सिचुएशन है। अच्छा चलिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए आप कि चाइना ईरान की मदद कर रहा है। वैसे चाइना से ट्रंप की हालत यह है, मिड टर्म इलेक्शन हारने का डर है और आरोप लगा रहे थे कि चाइना हमारे इलेक्शन में इंटरफियर करता है। कभी कहते हैं रशिया इंटरफियर करता है, बाइडेन कहते थे कि रशिया इंटरफियर करता है, ये कहते हैं चाइना इंटरफियर करता है। तो चाइना से डर इस तरह का है। खैर, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि चाइना ईरान की मदद कर रहा हो, तो इसमें गलत क्या है हुजूर? आपकी मदद तो जाने कौन कौन कर रहा है। आपकी मदद सारे अरब मुल्क कर रहे हैं, आपकी मदद यूरोप के तमाम सारे मुल्क कर रहे हैं। मतलब एक ईरान को खत्म करने के लिए या एक ईरान का मुकाबला करने के लिए इजराइल है, ग्रीस है, अमेरिका है, जॉर्डन, बहरीन, गिनते चले जाइए, यूएई, इसके अलावा यूरोप के तमाम सारे मुल्क, और इनका चले तो साउथ कोरिया को भी बुला लें और पता नहीं किसको किसको बुला लें। पिछली बार तो हाथ पांव जोड़ ही रहे थे कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। कोई आया नहीं, ये अलग बात है। डायरेक्टली कोई नहीं आया, इनडायरेक्टली बहुतों ने मदद की। तो एक ईरान से लड़ने के लिए आपको इतने सारे मुल्कों की जरूरत है। तो आपका मुकाबला करने के लिए अगर चाइना ईरान की कुछ मदद कर रहा है या रशिया मदद कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपकी मदद आपके दोस्त और आपके गुलाम करेंगे तो ईरान की मदद भी उसके दोस्त करेंगे। जंग तो ऐसे ही होती है। तो इसमें इतना सीना पीटने की क्या जरूरत है, मैं नहीं जानता। खैर, चाइना ने मदद की है कि नहीं की है हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इन इलाकों में जो अमेरिकी ठिकाने थे, जिनके बारे में ट्रंप और उनके लोग लगातार ये दावा कर रहे थे कि ये जो सीज फायर हुआ है उसका इस्तेमाल करके सब कुछ पहले की तरह कर दिया गया है, तो ईरान ने कहा कि हुजूर आला, सीज फायर में हम भी बैठकर गजलें नहीं सुन रहे थे, मुशायरे में नहीं बैठे थे, हम भी तैयारियां कर रहे थे। और जैसे आपने कहा कि आपने ठिकानों को पहले जैसा बना लिया था, तो हमने कहा कि चलिए पहले जैसा ही एक बार फिर से उनको बर्बाद कर देते हैं। और ये बर्बादी और तबाही कुवैत, जॉर्डन और बाकी जगहों पर, खासतौर पे बहरीन को भी देख लीजिए, वहां से जो वीडियोज आ रहे हैं वहां बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिकन ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है। अमेरिका जो मान रहा है वो ये कि 3 सैनिक मारे गए हैं और 17 सैनिक घायल हैं। ये बात तो अमेरिका मान रहा है। एग्जैक्टली कितना नंबर है कोई नहीं जानता। और उसके बाद अमेरिका में जो ट्रंप के आगे पीछे के लोग हैं, रूबियो वगैरह, वो शोर मचा रहे हैं, हमारे सैनिकों को मार दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया, तुमने उनके लीडर को मार दिया, तुमने उनके रहबर आजम को मार दिया, तुमने 150 से ज्यादा बच्चियों को मार दिया, जाने कितने लोगों के घर गिरा दिए, तुमने गजा के अंदर तबाही ला दी और तुम्हारे 4 लोग मारे गए। तो इतना दर्द जंग होगी
तो लोग मारे जाएंगे। और अगर तुमने ये ख्वाब देखा है, ये हौसला सजा के रखा है कि ईरान की सरजमीन पर तुम्हारे सैनिक उतरेंगे हथियार लेके, तब तो लाशों की गिनती करते करते तुम भी थक जाओगे और दुनिया भी थक जाएगी, क्योंकि किसी के मुल्क में घुसोगे तो कोई तुम्हें माला नहीं पहनाएगा, तुम्हारे ऊपर हमले ही होंगे। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ लेनी चाहिए कि जैसे जैसे एस्केलेशन लैडर पर, चढ़ाव की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ेगा ट्रंप, वैसे वैसे ईरान जवाब देगा। और बहुत सोच समझकर, बहुत तरीके से अमेरिका की आंख कान जो है उसको बंद कर रहा है ईरान, रडार सिस्टम और इस तरह की चीजों को लगातार निशाना बना के ये लंबी लड़ाई की तैयारी है। आरागची का एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जंग कितनी भी तेज चले, समझौते के लिए अगर थोड़ी बहुत कोई जगह बची है तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, पिछली बार जो समझौता हुआ, ईरान ने एक जीते हुए मुल्क की तरह समझौता किया। वो एमओयू मैंने पूरा एनालाइज किया था और आपको बताया था कि कैसे ये ईरान की जीत का दस्तावेज है। अब ट्रंप साहब को लगा कि चलो थोड़ा और नुकसान पहुंचा देते हैं, तो अगली बार जब ईरान सामने आएगा तो सर झुका के आएगा। लेकिन इस बार फिर ईरान ने वो जवाब दिया है, वो हमले किए हैं कि अगर मान लीजिए 10-5 दिन बाद बातचीत कोई शुरू भी होती है तो अमेरिका को और झुक के समझौते करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छी तरह से तब तक समझ चुका होगा कि मैदानी और आसमानी जंग में ईरान को हराना तकरीबन नामुमकिन है। जब ट्रंप कहता है कि ईरान दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से है, तो दरअसल यही बात कहता है। तो अगर अगला समझौता होगा तो अमेरिका को और झुक के करना पड़ेगा। और यही वजह है कि एक तरफ आरागची कह रहे हैं कि बदस्तूर जवाब दिया जाएगा अमेरिका को, जैसे जैसे अमेरिका एस्केलेशन लैडर पर बढ़ेगा हम भी बढ़ते चले जाएंगे। अभी बहुत सारे कारनामे ऐसे हैं जो दुनिया को पता नहीं है कि हम कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं हम समझौते के लिए भी तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई और मानी निकालना चाहिए। और रहा सवाल इजराइल का, तो इजराइल का मामला बहुत क्लियर है कि अभी तक वो इस जंग में डायरेक्ट आने की हिम्मत नहीं कर सका है। जंग का नुकसान उठाएं अरब मुल्क, जंग का मुआवजा भरें अरब मुल्क, कल को ईरान से समझौता हो जाए तो ईरान को पैसे दे अरब मुल्क और मजे करें नेतन्याहू और ट्रंप। अब अगर अरब मुल्कों ने अपना मेयार इस कदर गिरा लिया है तो कोई क्या कर सकता है। इजराइल की हालत यह है कि एक ट्वीट आया और वो ट्वीट था यूके इन जेरूसलम, यानी कि इजराइल में यूके की एम्बेसी का, और उसमें गजा में जो कुछ किया जा रहा है उसकी मजम्मत थी। 4 ट्वीट्स की एक श्रृंखला थी। उसके बाद इसका ट्विटर हैंडल हटा दिया गया। सोचिए, इंग्लैंड के दूतावास का, इंग्लैंड की जो एम्बेसी है उसका ट्विटर हैंडल सस्पेंड करा दिया गया क्योंकि वो गजा पर सवाल उठा रहा था। तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है कि यूके की कंसुलेट, यूके की एम्बेसी जो है वो इजराइल के ऊपर सवाल उठा रही है गजा को लेकर, जो कल तक सोचना भी मुमकिन नहीं था। तो इजराइल दुनिया में जिस तरह से लगातार अकेला पड़ता जा रहा है और जिस तरह से ईरान को तबाह बर्बाद करने की उसकी सारी कोशिशें बेकार हुई हैं, एप्स्टीन फाइल का यूज करके भी अगर वो ट्रंप को लाया हो तो हासिल तो कुछ नहीं हुआ है। वो बहुत साफ बताता है कि या तो ये जंग अब बरसों चलेगी, और बरसों चलेगी तो हर जगह तबाही लाएगी, अमेरिका में तबाही लाएगी, मिडिल ईस्ट में तबाही लाएगी, सारी दुनिया में तबाही लाएगी, या फिर एक बार फिर थक हार कर ट्रंप समझौता करेंगे और ईरान की नई जीत का नया दस्तावेज तैयार होगा जो इजराइल के गालों पर एक जबरदस्त तमाचा होगा। क्या होगा, कैसे होगा, जब जो जैसे होगा, मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और अगर क्लॉड एआई सीखने का आपका मन हो तो जो लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, उसको आप फॉलो कर लीजिए, उस लिंक को क्लिक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। संडे और सैटरडे को उनकी क्लासेज होंगी, उसका फायदा अगर उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।